नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु माहेश्वरी गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर से आज आपको इस वीडियो के थ्रू अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल की संरचना के बारे में बतलाऊंगी। अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल, फूड, फीडिंग मैकेनिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन तथा इजेशन आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि वो माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई होती है। केचुए की जो आहार नाल होती है वो सीधी इलोंगेटेड ट्यूब के समान संरचना होती है, जो कि प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम पार्ट्स देखते हैं तो अर्थवर्म में एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक व इंटेस्टाइन में बटी हुई होती है। इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है: प्रीथिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, then thiphlosolar intestine and last part is the post-thiphlosolar intestine. माउथ जो है वो प्रथम खंड में, बकल कैविटी जो है वो 3rd सेगमेंट के मध्य तक, फेरिंग्स 4th सेगमेंट में, इसोफेगस 5th to 7th सेगमेंट में, गिजार्ड 8वें सेगमेंट में पाया जाता है। स्टमक जो है वो 9वें खंड से लेके 14वें खंड तक स्थित होता है और एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट इंटेस्टाइन होता है वो 15वें खंड से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाया जाता है, जिसमें प्रीथिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन जो है वो 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक स्थित होती हैं। थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो वो 27वें खंड से शुरू होती है तथा लास्ट 23rd और 25th सेगमेंट्स को अगर छोड़ दें तो वहाँ तक थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन पाई जाती है। पोस्ट थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट 23 और 25वें खंड तक पाई जाती है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले माउथ। अर्थवर्म के शरीर का जो प्रथम खंड होता है इसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम के मध्य में एंटीरियो वेंट्रल सरफेस पर जो है वो माउथ स्थित होता है। माउथ डॉर्सली एक फ्लैशी स्मॉल लोब के द्वारा ढका होता है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। चूंकि ये माउथ को ढकता है इसलिए ये अपर लिप की तरह कार्य करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये अपर लिप कहलाता है। माउथ अपने पीछे बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी 3रे खंड के मध्य तक फैली होती है। ये एक स्मॉल, नैरो और प्रोट्रूसिबल कैविटी होती है जिनकी दीवारें पतली होती हैं और इनकी दीवारों पर फोल्ड्स पाए जाते हैं। बकल कैविटी की आउटर वॉल से प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स निकलती हैं जो कि बॉडी वॉल से जाकर जुड़ी होती हैं। इन मसल के सिकुड़ने और फैलने से बकल कैविटी अंदर और बाहर किसके द्वारा? माउथ के द्वारा। माउथ के द्वारा वो अंदर और बाहर की जाती है, इसीलिए इसे प्रोट्रूसिबल कहा जाता है। बकल कैविटी अपने पीछे फेरिंग्स में खुलती हैं। फेरिंग्स जो है वो 4th सेगमेंट पर स्थित होता है। ये पियर शेप्ड संरचना होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, मस्कुलर होती हैं और इनकी भी बाहरी दीवार से मसल्स निकली हुई होती हैं जिन्हें रेडियल मसल कहते हैं, और ये रेडियल मसल बॉडी वॉल से जाकर जुड़ी रहती हैं। ये पेशियां जो हैं फेरिंग्स को फैलाने व सिकुड़ाने का कार्य
करते हैं। फेरिंक्स की औतकी देखते हैं या हिस्टोलॉजी देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि फेरिंक्स की जो कैविटी होती है इनके रूफ पर एक बड़ी थिक संरचना पाई जाती है जिसे हम फेरिंजियल बल्ब या फेरिंजियल मास कहते हैं। और इस फेरिंजियल बल्ब या मास के कारण फेरिंक्स की जो कैविटी होती है वो डोर्सल वेंट्रल सरफेस पर नैरो हो जाती है। ये जो फेरिंजियल बल्ब होता है जो कि फेरिंक्स के रूफ पर पाया जाता है, इनमें 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती हैं ये फेरिंजियल ग्लैंड सेल्स या सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि क्रोमोफिल सेल्स की बनी होती हैं। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। चूंकि ये सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। मध्य का स्तर या मध्य स्तर में मस्क्यूलो-वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं और इनर सरफेस पर या भीतरी स्तर पर, या हम यूँ कह सकते हैं भीतरी स्तर जो होता है वो सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। नाउ फेरिंक्स की कैविटी की जो लेटरल वॉल होती है ये अंदर की तरफ धंसकर, दोनों साइड में अंदर की तरफ धंसकर एक शेल्फ का निर्माण करती हैं जिसे हॉरिजॉन्टल शेल्फ कहते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल शेल्फ के कारण फेरिंक्स की जो कैविटी होती है ये 2 भागों में बंट जाती है। ऊपर की तरफ जो चैम्बर बनता है इसे डोर्सल चैम्बर या सलाइवरी चैम्बर कहते हैं और नीचे की तरफ जो चैम्बर बनता है उसे वेंट्रल या कंडक्टिंग चैम्बर कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल शेल्फ के कारण फेरिंक्स की कैविटी 2 चैम्बर डोर्सल और वेंट्रल चैम्बर में बंट जाती है। फेरिंक्स अपने पीछे ईसोफेगस में खुलती है। ये ईसोफेगस 5वें से लेके 7वें खंड तक फैली हुई संरचना होती हैं। ये नैरो होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, ट्यूब के समान होती हैं और इनकी दीवारों पर, भीतरी दीवारों पर ट्रांसवर्स फोल्ड्स पाए जाते हैं। ईसोफेगस अपने पीछे एक थिक या गांठ समान संरचना में खुलता है जिसे गिजार्ड कहते हैं। ये गिजार्ड 8वें सेगमेंट में स्थित होता है। ये ओवल शेप्ड होता है, हार्ड होता है और थिक वॉल्ड होता है। गिजार्ड की हिस्टोलॉजी या औतकी देखने से ये पता चलता है कि गिजार्ड जो थिक होता है या गांठ के समान ये संरचना जो होती है, हार्ड जो संरचना होती है, वो एक्चुअल में इनमें पाए जाने वाली सर्कुलर मसल्स के कारण होती है। इनमें सर्कुलर मसल्स का बहुत ही मोटा स्तर पाया जाता है और इसी कारण ये गांठ के समान दिखलाई पड़ती है। इनकी भीतरी दीवारों पर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है और इसके अंदर क्यूटिकल का एक पतला स्तर पाया जाता है। गिजार्ड जो है वो भोजन को पीसने का काम करते हैं। गिजार्ड अपने पीछे स्टमक में खुलता है। स्टमक जो है वो 9वें खंड से लेकर 14वें खंड तक फैला हुआ होता है। ये एक थिन ट्यूब लाइक संरचना होती है। इनकी दीवारें ग्लैंडुलर होती हैं, वेस्कुलर होती हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं और इनकी दीवारों पर फोल्ड्स पाए जाते हैं। स्टमक अपने पीछे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बड़े भाग में खुलती है जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग होती है या जहां पर ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं, या हम यूं कह सकते हैं जहां से स्टमक इंटेस्टाइन में खुलता है, उस रीजन में मसल पाई जाती है जो कि स्फिंक्टर मसल्स कहलाती हैं। ये स्फिंक्टर मसल उस ओपनिंग को कंट्रोल करता है। इंटेस्टाइन 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक फैली हुई संरचना होती है। इनकी दीवारों पर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है और इनमें ब्लड वेसल्स फैली होती हैं।
आंत्र की वॉल में भी फोल्ड्स पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन 3 भागों में बटी होती हैं। सबसे पहला भाग जो है प्रीथिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन का होता है। यह स्टमक के पीछे वाला भाग होता है जो कि 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक स्थित होता है। प्रीथिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन के 26वें खंड से लेटरल वॉल पर अर्थात दोनों तरफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है या उंगली के समान संरचना पाई जाती है। इसे इंटेस्टाइनल सीकम कहते हैं। ये उंगली के समान संरचना जो है वो आगे 22वें या 23वें खंड तक फैली होती है। प्रीथिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं ये बहुत ही अधिक वेस्कुलराइज्ड होती हैं और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल सेल से लाइंड रहती हैं। प्रीथिफ्लोसोलर रीजन अपने पीछे थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइनल रीजन में खुलता है। थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइनल रीजन जो होती है वो 27वें खंड से शुरू होती है और अर्थवर्म में अगर हम लास्ट 23 या 25 तक के खंड को छोड़ दें तो 27वें खंड से लेकर आखिरी 23 और 25 खंड को छोड़कर जितने भी खंड होते हैं वह भाग थिफ्लोसोलर रीजन का होता है। थिफ्लोसोलर रीजन में अगर हम देखें या थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन को अगर हम देखते हैं तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल को कट करते हैं और उसको हम देखते हैं तो उसकी मिड डॉर्सल लाइन पर एक बहुत ही थिक फोल्ड पाया जाता है। इस थिक फोल्ड को थिफ्लोसोल कहा जाता है। हिस्टोलॉजी देखने से यह स्पष्ट होता है कि मिड डॉर्सल लाइन पर यह जो थिफ्लोसोल पाया जाता है एक्चुअल में ये थिफ्लोसोल जो है विलाई के समान संरचना होती है। और आप सभी को ये मालूम होगा कि विलाई जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। चूंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है इसलिए यहाँ एब्जॉर्प्शन जो है वो अधिक होता है, या हम यूँ कह सकते हैं ये एब्जॉर्प्टिव एरिया इस रीजन में बढ़ जाता है। थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन अपने पीछे पोस्ट थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइनल रीजन में खुलती है जो कि इंटेस्टाइन का अंतिम भाग है। ये अंतिम 23वें या 25वें सेगमेंट में पाई जाती हैं। पोस्ट थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन जो है ये रेक्टम भी कहलाती हैं। इनकी दीवारों पर किसी भी प्रकार के फोल्ड्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं जो कि सीलिएटेड एपिथेलियल सेल से स्तरित होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम एनस कहते हैं। एनस जो होता है पोस्ट थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन का हम कह सकते हैं अंतिम भाग है, जो कि अंतिम खंड जिसे एनल सेगमेंट कहते हैं पर स्थित एनस द्वारा बाहर खुलती है। मतलब पोस्ट थिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन एनल ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलती है जो कि एनल सेगमेंट पर स्थित होता है। थैंक्स। आई एम डॉक्टर रेणु माहेश्वरी फ्रॉम गवर्नमेंट NPG कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर।